श्वेता, तू इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा श्वेता। पापा, पापा, पापा उठो ना। पापा। श्वेता बेटा, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। श्वेता, ये पास्ट की बातों पर ना आंसू बहाने से कुछ भी नहीं होने वाला। I mean, तेरा प्रेजेंट भी उसी में डूब जाएगा। आज में जी, आने वाले कल के लिए जी, गुजरे हुए कल में नहीं। मैंने तो सोचा था ये प्यार व्यार लव शब्द के चक्कर से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, लेकिन श्वेता, जब तुम्हें देखा तो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं रोक पाया। मेरा दिल मुझे एक बार फिर से प्यार करने के लिए कह रहा है। श्वेता, चलेगी तो पूजा में? नहीं माँ, तुम जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा। चल ना बेटा, थोड़ा बाहर निकलेगी तो मन बहल जाएगा तेरा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे भी पढ़ना है, तुम जाओ। ठीक है, मुझे आते आते 7 बज जाएंगे। सुधीर आए तो उसे चाय दे देना। हाँ? गम और उदासी 16 साल की श्वेता का जैसे साया बन गए थे। श्वेता ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ खोया था, बहुत कुछ सहा था। कुछ चोटें अतीत की थी तो कुछ वर्तमान की। बार बार की इन चोटों ने श्वेता के नाजुक मन पर गहरा घाव कर दिया था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। श्वेता ने कभी अपनी तकलीफों को अपनी मां या अपने भाई के साथ शेयर क्यों नहीं किया? एक ऐसा सवाल था जो आज के बाद श्वेता की मां और श्वेता के भाई को दिन रात सताने वाला था। हेलो, हाँ क्या हुआ बेटा? माँ कहाँ हो तुम? कब से दरवाजा ठोक रहा हूँ। अरे मंदिर आई हूँ मैं। श्वेता है ना पर घर पे? क्या श्वेता घर पर ही है? मैं तो कब से दरवाजा ठोक रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रही है? अरे पढ़ते पढ़ते आंख लग गई होगी उसकी, तो फोन लगा उसको। ठीक है माँ। फोन क्यों नहीं उठा रही? श्वेता, 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 श्वेता। क्या हुआ सुधीर बेटा? अंकल, श्वेता दरवाजा नहीं खोल रही है। कब से दरवाजा पीटे जा रहा हूँ, कॉल पे कॉल भी किए, रिंग की आवाज भी आ रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही है। हो सकता है अंदर सो रही हो। अंकल, अगर सो भी रही होगी इतनी आवाज के बाद तो उठ जानी चाहिए थी। मैं देखता हूँ। श्वेता बेटा, दरवाजा खोलो। श्वेता बेटा, सुधीर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। श्वेता, 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 श्वेता। श्वेता 14 साल की चुलबुली और खुशदिल लड़की हमेशा हंसती रहती। जब उसकी जिंदगी पर गमों का साया मंडराया तो अचानक से वो एक खामोश और गंभीर लड़की में तब्दील हो गई। लेकिन वक्त ने फिर करवट ली। उम्मीद की धूप ने श्वेता के मुरझाए चेहरे को फिर से खिला दिया।
और उसकी मुस्कान फिर लौट आई। और फिर ये दिन आया जब श्वेता ने अपनी जिंदगी से हार मान ली। जी मैं करीब शाम के 6 बजे घर लौटा। कहाँ से आ रहे थे तुम? दुकान से, हमारी हार्डवेयर की शॉप है, मेरे पापा की। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? जी उनका 2 साल पहले देहांत हो गया था। सर, अंदर के कमरे से नोट मिला है, इस मोबाइल के नीचे रखा था। क्या ये श्वेता का मोबाइल है? जी श्वेता का ही है। ये विजय तुम्हारा जीजा है? हाँ सर, मेरी बड़ी बहन रीता के हस्बैंड है। हूँ कहाँ रहता है? यूपी में रहते हैं, इलाहाबाद में। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सुशांत कौन है? सुशांत नहीं पता सर, लेकिन क्या लेटर श्वेता ने लिखा? लगता तो ऐसे ही है। श्वेता का साइन है? जी श्वेता का है, लेकिन श्वेता ने इसमें लिखा क्या है सर? वजह, अपने सुसाइड की वजह। क्या वजह थी? क्यों किया उसने ऐसा? साहब, क्या लिखा है श्वेता? श्वेता जीते जी जो बातें किसी को नहीं बता पाई, वो उसने अपने सुसाइड नोट में बयां की थी। सबसे पहला घाव कुदरत ने दिया था। 2 साल पहले श्वेता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था। तब वो महज 14 साल की थी और उस घटना से सबसे ज्यादा आहत हुई थी। बिल्कुल बेफिक्र होकर ले जाइए, कंपनी की 6 महीने की वारंटी। क्या हुआ पापा? छाती में दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास चलते हैं। लगता है जाना पड़ेगा। मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। मेजर हार्ट अटैक था, हालत अभी भी नाजुक है। पर वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, ये 24 घंटे बहुत ही क्रूशियल है उनके लिए, उनको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ सुधीर, कैसी तबीयत है पापा की? रीता दीदी, पापा नहीं रहे। रीता दीदी क्या? कल रात को फिर से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो क्या हुआ? रो क्यों रही हो? विजय, पापा क्या हुआ? पापा नहीं रहे। पापा, पापा उठो ना। माँ बोलो ना पापा को उठने। पापा। आज भी कुछ नहीं खाया श्वेता ने, बस यूं ही गुमसुम सी बैठी हुई है। उनकी सबसे लाडली थी श्वेता, बच्ची है अभी। उसके लिए इतना आसान नहीं है ये मान लेना कि उसके पापा नहीं रहे। पर माँ, उसे समझना होगा, इस सदमे से बाहर निकलना होगा उसे। माँ, मैं श्वेता से बात करता हूँ। श्वेता, बेटा मैं हूं तुम्हारे लिए। तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। को संभालो श्वेता, पढ़ाई में ध्यान रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जब एग्जाम्स खत्म हो जाए ना, तो हमारे पास इलाहाबाद चली आना, ठीक है? चलो।
आंसू पूछो। दुकान की पूरी जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। जब भी वक्त मिलेगा तेरे जीजा जी और मैं आते रहेंगे पुणे, पर उस बीच कभी भी किसी भी तरह की जरूरत हो ना तो मुझे तुरंत फोन कर देना, हिचकिचाना मत बिल्कुल। समझ रहा है ना तू? तेरे जीजा जी को भी तुम सबकी बहुत फिक्र है, खास करके श्वेता की। हाँ माँ, कैसे हो? श्वेता चली गई अपने पापा के बाद। क्या ये क्या कह रहे हो माँ? कैसे हुआ ये सब? खुदकुशी कर ली उसने। खुदकुशी? मगर क्यों माँ? क्यों तो मुझे तुझे पूछना चाहिए रीता। तेरी छोटी बहन थी, बच्ची थी वो अभी, तेरी बच्ची अपने अंदर इतना बड़ा घाव लेके चुप बैठी थी और मुझे कुछ पता नहीं चला, और तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, कार्ड तो मिल गया रीटा, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। सच कहूं तो अब ये शादी ब्याह में जाने का मन नहीं करता है, और सुधीर को भी अब पूरा दिन दुकान पे ही रहना पड़ता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी आ पाएगा। मैं समझती हूँ तुम्हारी बात माँ, पर मेरे देवर की शादी है, हमारे घर से कोई भी नहीं आएगा तो कैसा लगेगा? आप ऐसे करो, श्वेता को भेज दो। उसे अकेले कैसे भेज दूं? सुधीर को कहना उसे इलाहाबाद वाली ट्रेन में बिठा दे, या विजय उसे स्टेशन से ले आएंगे, और वैसे भी इसी बहाने थोड़ा घूम लेगी तो उसका मन बहल जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, वैसे धीरे धीरे अब कुछ संभल रही है वो। और देखना माँ, यहाँ शादी के माहौल में रहेगी ना तो कुछ ही दिन में बिल्कुल खिलखिलाने लगेगी। और विजय भी काफी जोर दे रहे हैं कि कम से कम श्वेता को तो शादी पर आना ही चाहिए। माँ ठीक कह रही है, तुझे जाना चाहिए दीदी के पास। इससे उन्हें भी शादी के कामकाज में मदद मिल जाएगी और तेरे लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ बेटा, जाके आना, तेरी दीदी और जीजाजी भी जोर दे रहे हैं। ठीक है माँ। श्वेता अपनी फैमिली के जोर देने पर इलाहाबाद जाने को राजी तो हो गई, लेकिन मन ही मन उसे संकोच हो रहा था, और यह संकोच बेबुनियाद नहीं था, उसकी वजह थी। श्वेता के पापा के देहांत के बाद पिछले 1 साल में रीटा और उसका पति विजय जब भी मुमकिन होता पुणे आते जाते रहते थे। श्वेता विजय को मानती थी, उसकी इज्जत करती थी, लेकिन विजय का बार बार उसे छूना श्वेता को एक अजीब सी उलझन में डाल रहा था। श्वेता महसूस कर पा रही थी कि विजय के छूने में कुछ ठीक नहीं है, पर वो असमंजस में थी, समझ नहीं पा रही थी वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे रोके विजय को। इसलिए उसने इस बारे में चुप रहना ही बेहतर समझा और अपने जीजा जी से मुमकिन दूरी रखने लगी। मन में कुछ संकोच और डर लिए श्वेता इलाहाबाद पहुंची। शादी के इस खुशनुमा माहौल में श्वेता के साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत दर्दनाक था। उसे एक ऐसा घाव मिला जो उसकी रूह तक को छलनी कर गया। श्वेता, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? श्वेता, वो मेरा सर थोड़ा चकरा रहा है और रीता भी सो गई है, तो क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो? सुनो, मैं वो सामने वाले कमरे में हूँ, वहीं ले आना।
जीजा जी चाय। वहां रख दो। श्वेता, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू आज ही वापस जाना चाहती है? क्यों? तेरी टिकट तो कल की है ना? बस दीदी, मुझे घर जाना है, माँ के पास। श्वेता, पर हुआ क्या है? और तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू कांप क्यों रही है? श्वेता, देख अपने आसपास, शादी का माहौल है, सब लोग कितने खुश हैं। इस खुशी में शामिल हो श्वेता। देख, मैं जानती हूँ तू पापा को भूल नहीं पाई है, पर उनके बगैर जीना तो सीखना होगा ना। दीदी, बात पापा की नहीं, बात तो कुछ और है। क्या बात है? बता मुझे। श्वेता, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? बोल, क्या परेशानी है? श्वेता, मासूम बच्ची पर इतने सारे जुल्म हुए, मेरी बच्ची चुपचाप अकेली सहती रही, कुछ नहीं पता भाई मुझे। तुझे तो पता था ना? तूने क्यों नहीं बताया मुझे? श्वेता ने अपनी बड़ी बहन रीटा को सब बताया जो उसके पति ने श्वेता के साथ किया। अगर विजय से पूछूंगी तो वो साफ मुकर जाएंगे, और श्वेता, अगर उसने किसी से कहा तो बात बढ़ेगी, पुलिस केस होगा, सबको पता चल जाएगा, मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, घर टूट जाएगा मेरा। क्या करूं मैं? श्वेता, तू इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। श्वेता, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा घर उजड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। श्वेता, क्या हुआ? क्या बात है? बोलती क्यों नहीं? आप सुशांत को जानती हैं? नहीं सर, श्वेता ने कभी कुछ बताया ही नहीं मुझे। उसके साथ ना सब कुछ गलत होता रहा, वो चुपचाप अकेली सहती रही, और जब सह नहीं पाई तो श्वेता चुपचाप पुणे लौट आई, लेकिन उस दिन के बाद से उसने अपनी बहन रीटा से फिर कभी बात नहीं की। अपने जीजा से तो बात करने का सवाल ही नहीं उठता था, और ना ही श्वेता ने इस बारे में अपने घर पर कुछ बताया। श्वेता, रीता का फोन है, तुझसे बात करना चाह रही। माँ, अभी मुझे पढ़ना है, मैं बाद में बात कर लूंगी। ठीक है। अपने घाव छिपाकर खामोशी से वो अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो घाव उसे दर्द देता रहा और श्वेता उसे सहती रही। और फिर उसकी मुलाकात निहारिका से हुई,
जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसकी क्लासमेट थी। बता ना, है या नहीं? नहीं। क्या बात कर रही है? पर क्यों? क्यों क्या होता है निहारिका? नहीं है तो नहीं है। तेरा है क्या? हाँ, किसी ने प्रपोज ज़रूर किया है। वो राकेश है ना, मुझे भी अच्छा लगता है। 2 महीने से पीछे पड़ा है। तो तूने क्या सोचा निहारिका? सोचती हूँ कि पास्ट के बैड एक्सपीरियंस को भुला के ना एक नया स्टार्ट करूँ, फ्रेश। बैड एक्सपीरियंस मतलब? अरे वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था ना, पूरे 6 महीने लगे उसे भुलाने में। ये लो, बात मेरी लव स्टोरी की चल रही है। तू क्यों इतना इमोशनल हो रही है? इतना आसान नहीं होता सब भूल जाना निहारिका, खास करके बुरी यादों को। श्वेता, ये पास्ट की बातों पर ना आंसू बहाने से कुछ भी नहीं होने वाला। I mean, तेरा प्रेजेंट भी उसी में डूब जाएगा। आज में जी, आने वाले कल के लिए जी, गुजरे हुए कल में नहीं, समझी? श्वेता, ये राकेश है। मैंने बताया था ना इसके बारे में, कॉमर्स में है, सीए कर रहा है। और राकेश, ये श्वेता है, मेरी स्वीट एंड साइलेंट। हाय श्वेता। हाय। अब चलो मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। बाय। तो कैसा लगा? दिखने में तो स्मार्ट है तेरा वाला। वैसे शांत भी दिखने में काफी स्मार्ट लगता है। वो तुझे पसंद है ना? देख, मैं जानती हूँ वो तुझे पसंद है। तुझे प्रोफेसर भाटिया की नोट्स की कसम, सच बोल। पसंद तो है, पर डर लगता है। यार तू क्यों इतना डरती है? ऐसा क्या है? देख, एक मैं हूँ जो तुझसे हर एक बात शेयर करती हूँ, और एक तू है जो मुझे कुछ भी नहीं बताती। ऐसा क्या है जो तुझे इतने वक्त से खाए जा रहा है? श्वेता का घाव अभी भरा नहीं था, उसके जहन में वो दर्द अभी ताजा था। लेकिन एक दिन श्वेता ने फैसला किया अपने आप को इस दर्द से आजाद करने का। कब जवाब दोगी श्वेता? मैं 10 दिन से तुम्हें रोज प्रपोज कर रहा हूँ। बोलो, बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? सुशांत, मुझे गलत मत समझना, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं नहीं जानती तुमसे कैसे कहूँगी। तुम्हारे पास्ट की? देखो श्वेता, सबका पास्ट होता है, मेरा भी था। और तुम्हें पता है, जब मैं डिच हुआ था तब मुझे कितना बुरा फील हो रहा था। मैंने तो सोचा था ये प्यार व्यार लव शब्द के चक्कर से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। लेकिन श्वेता, जब तुम्हें देखा तो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं रोक पाया। मेरा दिल मुझे एक बार फिर से प्यार करने के लिए कह रहा है। और आई नो, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक सब सही होगा। देखो, मुझे तुम्हारे पास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे रिलेशनशिप के लिए जो मायने रखता है वो है तुम्हारा आज, तुम्हारा प्रेजेंट। लेकिन मैं तुम्हें सब सच बताए बगैर रिलेशन नहीं रख सकती। हमारे रिलेशन के फ्यूचर के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मतलब 5:30 के आसपास? हाँ, और मौत के कुछ घंटे पहले सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई थी। विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में सीमन के ट्रेसेस मिले। रेप? नहीं, रेजिस्टेंस के कोई निशान नहीं है। सेक्स म्यूचुअल कंसेंट से हुआ होगा। डॉक्टर, मैं विक्टिम का सुसाइड नोट मिला है जिसमें सुशांत नाम के किसी लड़के का जिक्र है। श्वेता के फोन से सुशांत का नंबर तो मिला, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। ये उन्हीं के कॉलेज में पढ़ता है, 3rd ईयर का स्टूडेंट। उसका एड्रेस भी मिल गया है सर। प्रमोद, इसे पुलिस स्टेशन लेकर आओ।
श्वेता के सुसाइड नोट में इसकी करतूतों का भी पर्दाफाश हुआ है। भले ही कंसेंट से हुआ हो, लेकिन श्वेता नाबालिग थी, तो केस तो रेप का ही बनेगा। वाह श्वेता, तुम कितनी ब्रेव हो श्वेता। तुमने इतना सब कुछ सहा, और वो भी अकेले। तुम नहीं जानते मैं कितने महीनों से इस शौक में हूँ। मेरे जीजा जी ने मेरे साथ ऐसा किया, और मेरी बहन कभी कभी तो लगता है कहीं मेरी कोई गलती। नहीं श्वेता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और प्लीज अपने आप को सजा देना बंद करो। श्वेता, आई लव यू। श्वेता, मैं 11वीं बार तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं, अब तो मान जाओ प्लीज। क्या हुआ श्वेता? एक किसी तो है। सुशांत, मुझे ये सब एक्चुअली। श्वेता, तुम क्यों डर रही हो? और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में तो किस नॉर्मल सी बात होती है, ये तो तरीका होता है ना प्यार दिखाने का। पर सुशांत, मुझे इन सब चीजों से कैसे कहूँ मैं तुमसे, बस मुझे ठीक नहीं लगता, पता नहीं क्यों। श्वेता, ज्यादा मत सोचो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शायद पहली बार था इसलिए तुम्हें ऐसा लगा, लेकिन देखना धीरे धीरे चल के ना तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। मैंने सुशांत से कुछ नहीं छुपाया, हर बात बता दी उसे, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मुझे विश्वास था कि वो भी मुझसे प्यार करता है। मेरे घाव भरने लगे थे। काफी अरसे के बाद मैं खुश थी। सुशांत, मुझे डर लगता है। डर कैसा? प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ। तो बस मुझे भी प्यार करने दो। श्वेता, चलेगी तो पूजा में? नहीं माँ, तुम जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे आते आते 7 बज जाएंगे। सुधीर आए तो उसे चाय दे देना। हाँ, ठीक है। श्वेता, आज हमारे रिलेशन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं, तो आज का सेलिब्रेशन थोड़ा स्पेशल होना चाहिए ना। सर 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 कहाँ ले जा रहे हैं आप मेरे बेटे को? किया क्या है इसने? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, और श्वेता के साथ तो मेरी कैजुअल फ्रेंडशिप थी बस। तूने कैजुअल फ्रेंडशिप के नाम पे श्वेता के साथ क्या क्या किया, सब उसके सुसाइड नोट में उसने लिखा है, समझा? डालो इसे गाड़ी में। सुशांत, हम इतने वक्त से साथ में हैं,
अब तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहिए? तुम्हें पता है श्वेता, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, इतनी ब्यूटीफुल हो कि तुम आराम से कॉलेज की रोज क्वीन बन सकती हो। सुशांत, मैं अपने माँ और भैया को बता दूँ हमारे बारे में? तुम मिलोगे ना उनसे? पहले तुमसे तो ठीक से मिल लो। बात को टालो मत, बोलो ना। सुशांत, बताओ ना। सर मैंने श्वेता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। लेकिन धोखा और झांसा एक तरफा था, राइट? सिर्फ तेरी तरफ से। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने श्वेता को कोई धोखा नहीं दिया। सुशांत ने मुझे धोखा दिया, खिलवाड़ किया मेरे साथ। वो सिर्फ मुझसे फिजिकल रिलेशन रखना चाहता था। उसकी सारी बातें झूठ थी। जब मैंने रिश्ता आगे बढ़ाना चाहा तो वो चला गया मुझे छोड़कर। उसे तो पता था मुझ पर क्या गुजरी है, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? सुशांत, बताओ ना, कब मिलवाओगे अपने मम्मी पापा से? क्या यार श्वेता, एक ही सवाल बार बार पूछना, मेरा दिमाग मत खराब कर। पहली बार लॉज के बजाय घर पे मिले थे, लेकिन तूने पूरा मजा खिलखिला कर दिया। मजा? तो ऐसे क्या देख रही है? अब ये मत बोलना कि तुझे मजा नहीं आता था और तू ये सब मेरे लिए कर रही थी। सुशांत। क्या सुशांत? क्या सुशांत था? और अब ये सैड लुक देना बंद कर, बहुत हो गया दुखियारी का नाटक। वैसे भी ये सब चीजें तेरे लिए नई थोड़ी ना है, तुझे तो एक्सपीरियंस है ना। तो फिर क्यों मेरे मूड की बैंड बजाती है? खुद भी इंजॉय कर और मुझे भी इंजॉय करने दे। ये सब सिर्फ मजे के लिए था? तुम प्यार नहीं करते मुझसे, सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहते थे तुम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेकार में एक दूसरे को प्रेशर करने से अच्छा है दोनों एंजॉय करते हैं। क्या मैंने तुझे कभी प्रेशर किया है? नहीं ना, तो तू मुझे क्यों प्रेशर करती है? तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिलवाओगे? मैं पागल हूं क्या जो तुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगा? तुझे पता है उन्हें कितना बड़ा शौक लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तू एक रेप विक्टिम है। तू एक रेप विक्टिम है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो बहुत महीने पहले की बात है सर, और जो कुछ भी हुआ ना वो श्वेता की मर्जी से हुआ सर। रेप कुछ नहीं था, बल्कि वही मुझे उकसाती थी सर। कुछ तो शर्म कर, उस वक्त तो 15 साल की भी नहीं थी। सर इन्होंने कुछ नहीं किया सर, इन्हें छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र पुलिस से ऑर्डर्स आए हैं आपके पति को अरेस्ट करने के लिए। उनके पास आपके बहन का सुसाइड नोट है जिसमें लिखा है कि आपके पति ने उसका रेप किया है, जो कि आपको भी मालूम है। सच क्या है तो महाराष्ट्र पुलिस आपके पति से उगलवाई लेगी, और आप भी तैयार रहिए, आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चलो सर वो सब झूठ है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर। सर छोड़ दीजिए, रुकिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तंग आ गई हूं मैं, खुद पर शर्म महसूस होती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बहुत अकेली हो गई हूं। मुझे पापा की बहुत याद आती है, बहुत मिस करती हूँ उन्हें। अब बस उनके पास जाना चाहती हूँ। माँ, भैया, माफ कर देना मुझे, अब नहीं जीना है मुझे, और नहीं सह सकती मैं। श्वेता की मां और उसका भाई गहरे शौक में है। श्वेता ने इतना कुछ सहा, लेकिन उन्हें कभी कुछ क्यों नहीं बताया, ये बात उन्हें खाए जा रही है।
अपनी बेगुनाही का राग अलाप रहे विजय ने भी आखिरकार कबूल कर लिया कि उसने नाबालिग श्वेता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। सुशांत ने भी ये कबूल किया कि उसका मकसद सिर्फ श्वेता के साथ फिजिकल रिलेशन रखने का था। उस रिश्ते को आगे ले जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। श्वेता की खामोशी का राज निहारिका को उसके मरने के बाद पता चला, जिसे जानकर निहारिका को काफी शौक लगा। रीटा आज अपने आप को एक मझधार में फंसा महसूस कर रही है। एक तरफ उसके ससुराल वाले सदमे में हैं, काफी बदनामी झेलनी पड़ रही है उसके परिवार को, और दूसरी तरफ उसकी मां और उसका भाई उससे दूर हो गए, उससे बात तक नहीं करना चाहते। जिंदगी ने श्वेता को कई गहरे घाव दिए। इतनी छोटी सी उम्र में उसे कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यातनाओं से गुजरना पड़ा। अपने पिता को खोने के बाद वो वैसे ही जज्बाती तौर पर कमजोर हो गई थी। उस चोट से अभी उभरी भी नहीं थी कि उसके जीजा की घिनौनी हरकत श्वेता को एक और गहरा घाव दे गई। श्वेता के उत्पीड़न पर उसकी बड़ी बहन की खामोशी ने उस जख्म को और कुरेद दिया। श्वेता की जिंदगी में सुशांत के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये प्यार उसके घावों पर मरहम का काम करेगा, लेकिन ये रिश्ता भी उसके घायल मन पर एक और जख्म दे गया और इसे सहन कर पाना शायद उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। श्वेता के साथ जो हुआ, उस पर जो गुजरी, इसका हमें बेहद दुख है। एक बेकसूर लड़की औरों की ज्यादतियों की वजह से आज दुनिया में नहीं है, इसका मलाल है। लेकिन हम साथ में ये जरूर कहेंगे कि अपने जख्मों को, अपनी तकलीफों को बयां करना, उसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। फिर चाहे वो बात अपने परिवार के किसी सदस्य से की जाए, अपने किसी दोस्त से, या फिर किसी काउंसलर से। हम मानते हैं कि श्वेता उम्र के जिस पड़ाव पर थी, उस उम्र में जिंदगी में आते उतार चढ़ाव से जूझना आसान नहीं होता, और जब ट्रॉमा शारीरिक सीमाओं को लांघकर मानसिक आहत पहुंचाने लगे तो उससे उबरना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इंसान अंदर ही अंदर घुटने की बजाय अपने दर्द को बिना किसी हिचकिचाहट की आवाज दे। अगर कोई इस दर्द को छुपाने की, अपनी तकलीफ को चुपचाप सहने की नसीहत देता है या आपके जख्मों को कुरेद कर उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो वो इंसान गलत है, और ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना फिजूल है। विजय और सुशांत पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए, धारा 396 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो के तहत चार्जेस लगाए गए हैं, क्योंकि श्वेता नाबालिग थी। और श्वेता की सिस्टर पर क्या चार्जेस लगाए जाएं, इस पर अभी विचार हो रहा है। अब मैं नमस्कार, दिल्ली पुलिस। मुझे आपको कुछ बताना है। जी कहिए। मैंने अपनी बीवी और बच्चे को मार डाला। आप कौन बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं? हेलो 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 हेलो। अर्जुन सिन्हा, शांतिगंज सेक्टर 4 से बोल रहा हूँ। शांतिगंज सेक्टर 4 में कहा? हेलो हेलो। अभी अभी अर्जुन सिन्हा नाम के आदमी का फोन आया था, कह रहा था कि उसने अपनी बीवी और बेटे को मार दिया है। फोन 1:25 पे आया था। पूरा एड्रेस नहीं मिल पाया है। आप लोग सेक्टर 4 पहुंच के जल्दी से जल्दी छानबीन शुरू कीजिए। तो फिर इतनी अच्छी लव स्टोरी को किसने खून से रख दिया? ये केस भी आधे रास्ते में ही है जायसवाल, अधूरा है। 2 टीम गई थी। सेक्टर 4 के पॉकेट 8 और 9 में चेकिंग की, लेकिन कोई अर्जुन सिन्हा नहीं मिला। एक टीम पॉकेट 7 में छानबीन कर रही है। जी, यहाँ को अर्जुन सिन्हा रहता है? नहीं मालूम। क्या आप किसी अर्जुन सिन्हा को जानते हैं? आसपास में रहता है इस नाम का कोई बंदा? जी नहीं, आसपास कोई नहीं रहता। मंजीत, उसने पूरा एड्रेस बताया नहीं। शांतिगंज सेक्टर 4 बोलते उसने फोन काट दिया। शांतिगंज सेक्टर 4 के तीनों पॉकेट छान लिए हैं। एक एक के घर जाके पूछ रहे हैं पर बंदा नहीं मिल रहा। जो आपने नंबर दिया है वो स्विच ऑफ है।
मुझे लगता है कोई प्रैंक कॉल है। हो भी सकता है मंजिल, लेकिन बंदे की आवाज में दर्द था। जिस तरह अपनी बीवी और बेटे को मारने की बात कह रहा था, लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रहा है। मंजिल थोड़ा चेक कर लो। ठीक है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. जुगराज एक और पॉकेट सर्च करते हैं, अगर वहां भी नहीं मिला तो फिर कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने पड़ेंगे। जिस आदमी ने पुलिस को फोन किया था वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन पुलिस के पास उसका पूरा एड्रेस नहीं था जिससे वो उस तक पहुंच सके। आखिरकार जब पुलिस अर्जुन सिन्हा के घर पहुंची तब पता चला कि अर्जुन के परिवार वाले भी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि घर के अंदर क्या हुआ है। क्या बात है साहब? जी आप किसी अर्जुन सिन्हा को जानती है? यही आसपास में कहीं रहता है। मेरा बेटा है अर्जुन। इस वक्त क्या हो, घर पे है? हाँ, अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन आप बताएं तो बात क्या है? कौन आया गायत्री इतनी रात? ये पुलिस वाले हैं, देखिए ना अर्जुन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मंजित अर्जुन सिन्हा का घर मिल गया है। एड्रेस है 13/145, पॉकेट नंबर 6। साहब क्या बात क्या है? ये देखिए हमें अर्जुन सिन्हा का फोन आया था, कहा कि उसने अपनी बीवी और बेटे को मार डाला है। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं साहब, आपसे जरूर किसी ने मजाक किया होगा। मेरा बेटा, बहू और पोता तो अंदर सोए वो कमरे में। लेकिन हमें चेक करना होगा। पापा क्या हुआ? बताता हूँ इमरान। कौन सा कमरा है अर्जुन का? साहब मैं आपसे कह रही हूँ ना, गलतफहमी हुई है आपको। अभी पता चल जाएगा। ये कमरा है अर्जुन का? साहब ये अर्जुन, अर्जुन। पापा क्यों आए ये लोग? बेटा ये कहते हैं कि अर्जुन ने इनको फोन करके बताया कि उसने पायल और विहान को मार दिया। क्या? हाँ? अर्जुन, अर्जुन। साहब वो दवाइयाँ लेकर सोया होगा, पैरालाइज्ड है, खुद से तो खड़ा भी नहीं हो सकता। तो आपकी बहू तो दरवाजा खोल सकती है ना, या उसने भी दवाइयाँ ली हुई हैं? मंजित लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बीवी और बच्चा दोनों मर चुके हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अर्जुन सिन्हा मिल गया है, लगता है बेहोश है, उसकी बीवी और बेटा मर चुके हैं। 13/145, पॉकेट नंबर 6, सेक्टर नंबर 4, शांतिगंज। यहाँ पे एक बंदा बेहोश पड़ा है, वो काफी जख्मी हालत में। शांतिगंज पुलिस स्टेशन में फौरन इन्फॉर्म करो कि क्राइम सीन पर आकर केस का चार्ज लें और साथ में एक एम्बुलेंस और फोटोग्राफर भी भेज दें। यही अर्जुन सिन्हा? जी सर, जिंदा है। फैमिली से पता चला कि 2 साल से पैरालाइज्ड है। जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। आपका बेटा, बहू, पोता इस रूम में सो रहे थे, आप लोग कहाँ सो रहे थे? मैं और मेरी पत्नी वहाँ बाहर सोते, और वो सामने वाले कमरे में मेरे ये दूसरे 2 बेटे मंथन और अभिषेक सोते। किसी तरह की कोई आवाज, कोई चीख कुछ सुनाई नहीं थी आपको? हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ा। तुमने कुछ सुना? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है कोई आवाज नहीं हुई। साहब मेरा अर्जुन ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं आपको बता रही हूँ ना, बात कुछ और है। आप भी सोचिए, उसे लकवा था, कमर के नीचे का हिस्सा उसका काम नहीं करता था। वो किसी को क्या मारेगा साहब? और वो भी अपने बीवी बच्चों को, जिन्हें वो बेहद प्यार करता था। बात कुछ और है साहब। क्या हुआ यहाँ पर? मेरी बेटी कहाँ है? पायल, पायल, तुम लोगों ने किया ये सब, तुम लोगों ने मारा है इन्हें। देखिए शांत हो जाइए। आप लोग कौन हैं? मैं पायल का फादर हूँ। इन्होंने मार डाला मेरी बेटी को और मेरे विहान को भी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। जाइए, रुक जाइए। अब एक काम करिए प्लीज, मेरे साथ आइए, बाहर आइए प्लीज, आइए। आपका नाम क्या है? राजकुमार सिंह। मेरे नाती को मार दिया साहब, पैसों के लिए मार दिया इन्होंने। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन बुरी तरह से घायल है, शायद बेहोश है इस वक्त, अस्पताल लेकर गए उसे। अच्छा राजकुमार जी, आपको इस हादसे के बारे में कैसे पता चला? रात के करीब 1:20 पर मुझे फोन आया था अर्जुन का। हाँ अर्जुन बेटा, क्या बात है? पापा जी,
मैंने पायल और विहान को मार डाला। क्या बोल रहे हो तुम? तो मैंने वापस उसे फोन लगाया तो बिजी आ रहा था, और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और जब पायल ने भी फोन नहीं उठाया तो मैं डर गया सर। अपनी बीवी गीता को जगाया और हम लोग यहाँ आ गए। इन्हीं लोगों ने मारा है मेरी बेटी और नाती को, सर इन्हीं लोगों ने। कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं भाई साहब आप। हम लोग वैसे ही बड़े परेशान हैं। हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमें सच में नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। पायल हमारी भी बेटी की तरह थी, फिर हम उसे क्यों मारेंगे? पैसों के लिए, पैसों के लिए मारा है सर इन्होंने। एक मिनट, किन पैसों की बात कर रहे हैं? अर्जुन के एक्सीडेंट के बाद उसे इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए मिले थे जो उसने पायल के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। उन्हीं पैसों के लिए इन्होंने मेरी बेटी और नाती को मार डाला सर। सरासर झूठ है ये। सरासर सच क्या है ये बताइए ना आप। अंदर के कमरे में मेरी बेटी और नाती का मर्डर हो जाता है और बाहर आपको पता नहीं चलता, ये कैसे हो सकता है? सरासर झूठ बोल रहे हैं सर ये। प्लीज शांत हो जाइए। इस तरह से शोर मचाने से, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम हर पहलू इन्वेस्टिगेट करेंगे। डोंट वरी राजकुमार जी। अर्जुन का रूम चेक किया सर। कांस्टेबल मंजीत ने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था। वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। कमरे में 2 खिड़कियां भी हैं, लेकिन कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। अर्जुन पैरालाइज्ड है। ये बात अर्जुन की मां ने खुद बताई कि वो बिना सहारे के चल फिर नहीं सकता। लेकिन सर अर्जुन ने खुद कंट्रोल रूम फोन करके कन्फेस किया है कि उसी ने मारा है अपनी बीवी और बेटे को। और यही बात अर्जुन ने अपने ससुर राजकुमार सिंह से की। और राजकुमार सिंह का कहना है कि अर्जुन के घर वालों ने पैसों के लिए सब कुछ किया है। चैस वाले काम करो, दोनों फैमिली के सभी मेंबर्स को कल सुबह थाने में बुलाओ। जी सर। अगर पायल ने हमारी सुनी होती तो ये सब नहीं होता। तो चिंता मत कर, हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। क्या वजह थी इन दोनों हत्याओं की? क्यों अर्जुन ने पहले अपने ससुर को और फिर बाद में पुलिस को फोन करके ये कहा कि उसने अपनी बीवी और बच्चे को मार डाला है, जबकि उसके ससुर राजकुमार सिंह का कहना था कि अर्जुन का परिवार ही इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। घर में 2 हत्याएं हुई थी, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? आखिर क्या हुआ था उस रात, उस घर में, उस कमरे में? कैसा रिश्ता था अर्जुन और उसकी पत्नी पायल के बीच? सवाल कई थे जिनके जवाब मिलने अभी बाकी थे। जिस शख्स के पास शायद इन सभी सवालों के जवाब थे, उसकी अपनी जिंदगी पर सवालिया निशान लगा हुआ था। देखिए, स्टिचेस तो हमने लगा दिए हैं, लेकिन पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है। खून काफ़ी बह चुका है और ब्लड में हमें दवाइयों के ट्रेसेस मिले हैं। शायद पेशेंट ने पेन किलर के ओवरडोज लिया था। क्वेश्चनिंग कब कर सकते हैं अर्जुन से? अभी तो वो बेहोश है और एटलीस्ट 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी बात हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि इस केस से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब हमें सिर्फ अर्जुन दे सकता है। दोनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। लेडी का गला हाथों से घोटा गया है। तकिए पर लगे खून और सलाइवा के ट्रेसेस बच्चे के मुंह पर लगे खून और सलाइवा के ट्रेसेस से मैच कर रहे हैं। ये कैंची पर जो खून है वो? मैंने हॉस्पिटल में फोन करके अर्जुन का ब्लड ग्रुप पता कर लिया था। एक घर में 2 लोगों को मार दिया जाता है, जबकि 4 लोग उस घर में और भी सोए हुए थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये बात थोड़ी खटक सी रही है। वैसे विक्टिम की बॉडी पे स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे। सोचने वाली बात यह है कि एक पैरालाइज्ड पेशेंट जो बिना सहारे के चल तक नहीं सकता, वो इतनी सफाई से ये काम कर सकता है कि मरने वाले को मौका ही नहीं मिले रेसिस्ट करने का। आपका कहना है कि आपका बेटा बिना सहारे के अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता, लेकिन अर्जुन ने खुद फोन पर पुलिस को बताया है कि उसने ही अपनी बीवी और अपने बेटे को मारा है। वो खुद भी तो जख्मी हुआ है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि पहले उसने उन दोनों को मारा हो, फिर खुद को मारने की कोशिश की हो। हम नहीं जानते ये सब किसने किया और क्यों किया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अर्जुन पायल और विहान से बहुत प्यार करता था। वो उन्हें नहीं मार सकता साहब। कल रात उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई अनबन, कोई झगड़ा? नहीं सर, कल का दिन तो उनके लिए बहुत स्पेशल था। अर्जुन भैया और पायल भाभी की शादी की 7वीं सालगिरह थी। हमने उनके लिए सरप्राइज पार्टी भी प्लान की थी। वो दोनों तो बहुत खुश थे सर। सब कुछ अच्छा था। हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। फिर अर्जुन और पायल अपने कमरे में चले गए। अभिषेक मंथन अपने कमरे में और हम लोग बाहर सो गए। साहब, ये सब कैसे हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल हमारे लिए बेटी से कम नहीं थी। बेटी से कम नहीं थी। फिर भानु जी, पायल के पेरेंट्स पायल के खून का इल्जाम आप लोगों पर क्यों लगा रहे हैं? साहब, क्योंकि पायल और अर्जुन की लव मैरिज हुई थी और ये लोग शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन दोनों बच्चों ने घर से भागकर शादी की और हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया था।
शायद इसीलिए बेमतलब का इल्जाम लगा रहे हैं। हमको इल्जाम नहीं लगा रहे सर, पूरे परिवार ने मिलकर किया ये सब। आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को भी मारने की कोशिश की? पैसों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते सर। राजकुमार जी, अगर ऐसा हुआ होता तो अर्जुन आपसे फोन पर यह क्यों कहता कि उसने मार डाला पायल और विहान को? ये अर्जुन के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है। अर्जुन के अकाउंट से पायल के अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ, इंश्योरेंस का पैसा अर्जुन के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, जो अभी भी अर्जुन के अकाउंट में ही है। सर, भैया भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जब से भैया पैरालाइज्ड हुए थे तब से तो भाभी उनका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। आराम से। सैर पे चले मिस्टर हस्बैंड। भाभी के सपोर्ट की वजह से भैया बहुत जल्दी रिकवर हो रहे थे। उनके हाथ भी फिर से मूव हो पा रहे थे सर। भैया खुद व्हील चेयर पर घूम सकते थे, लेकिन भाभी ने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ रहती थी। गुड अर्जुन, वेरी गुड। पायल, मैं एक बार व्हील चेयर पर बैठ जाऊं तो मैं खुद मैनेज कर सकता हूं। तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ आना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? साहब, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा बेटा अपनी पत्नी और अपने बेटे को मारेगा। वो ऐसा क्यों करेगा साहब? यही तो हम भी जानना चाहते हैं भानु जी, कि अगर ये सब अर्जुन ने किया है तो क्यों? सभी का यही कहना था कि पायल और अर्जुन एक दूसरे के साथ खुश थे। पायल अर्जुन का ख्याल रखती थी और अर्जुन भी पायल और अपने बेटे विहान से बहुत प्यार करता था। दोनों की लव मैरिज हुई थी। दोनों पहली बार 7.5 साल पहले मिले थे, एक कॉमन फ्रेंड के घर पर, और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अरे, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई एतराज है क्या आप लोगों को? बेटा, हमें क्या एतराज हो सकता है? हमें तुम पर पूरा भरोसा है और नाज भी है। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ तुमने पार्ट टाइम जॉब की ताकि मेरी मदद कर सको घर को चलाने में। अपने भाइयों की पढ़ाई में मदद की। तुमने हमेशा इस परिवार के बारे में सोचा है बेटा। तुम जो भी फैसला करोगे वो सही होगा। अच्छा, अब ये बताओ, कब मिलवा रहे हो हमें पायल से? बहुत जल्द माँ। पापा, कुछ बोलिए ना। क्या बोले बेटा? तुम खुद ही सोचो ना। अर्जुन एक कार के शोरूम में मामूली सेल्समैन है, उसकी लिमिटेड इनकम है, जबकि हमारी दिल्ली के पॉश मार्केट में 3 साड़ी की दुकानें हैं। बेटा, तुम्हारे लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटों के रिश्ते आ रहे हैं, उसके सामने ये अर्जुन क्या है? पापा, शादी कोई बैलेंस शीट देख के थोड़ी ना की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है ना कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। और पापा, हम खुश रहेंगे। माना कि घर छोटा है, इनकम लिमिटेड है, पर हम मैनेज कर लेंगे पापा। ऐसी बातें सिर्फ कहानी किताबों में अच्छी लगती हैं। साथ रहने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, थोड़ी तो प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ में। बहुत समझाया मैंने, मुझे नहीं लगता मम्मी पापा मानेंगे। तो आप भूल पाओगे मुझे? रह सकोगे मेरे बगैर? रहना पड़े तो शायद रह भी लूं, लेकिन ये जिंदगी अधूरी सी लगेगी अगर हमारा ये रिश्ता अधूरा रह गया। तो फिर सोच क्या रहे हो? ले चलो मुझे अपने साथ, शादी कर लेते हैं और अपना ये रिश्ता कंप्लीट कर लेते हैं। पहले भाभी के पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन जैसे ही विहान का जन्म हुआ तो उनका गुस्सा भी शांत हो गया था सर। इतने सालों में मैंने भैया और भाभी को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता था। भैया क्यों करेंगे ऐसा सर? तो फिर इतनी अच्छी लव स्टोरी को किसने खून से रंग दिया? किसने मार डाला पायल और विहान को? किसने घायल कर दिया अर्जुन को? हमने इस रिश्ते को कबूल कर लिया था सर, लेकिन खुशी से नहीं, मजबूरी में। आखिर माँ बाप अपने औलाद से कब तक नाराज रह सकते हैं? अपनाना ही पड़ता है सर। और चाह ही क्या था? मेरी बेटी हर कदम पे समझौते करती रही इस रिश्ते को निभाने के लिए। घर, माँ बाप, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ा। अर्जुन के पैर काम करना बंद हो गए तो वो उसकी बैसाखी तक बन गई।
पर आखिर क्या मिला उसे? पायल मेरी इकलौती बेटी थी सर, चली गई। मेरा नाती जिसके कारण हमने ये रिश्ता कबूल किया था, उससे भी मार डाला। सर, क्या सच में पायल और विहान का खून हो गया? तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम कौन हो? मैं अर्जुन का दोस्त हूँ सर, वीरेंद्र। मैं और अर्जुन एक ही कार शोरूम में काम करते थे। मोहल्ले में किसी ने बताया कि उसकी बीवी और उसके बच्चे की मौत हो गई है, इसलिए चला आया मिलने के लिए। तो क्या बता सकते हो कि अर्जुन और पायल के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी? अर्जुन ने कभी बताया इस बारे में? सर मैं कुछ नहीं जानता। अर्जुन है कहाँ सर? लाला नेकचंद हॉस्पिटल। सर कैसी हालत है अर्जुन की? तुम कौन हो? जी मैं वीरेंद्र हूँ, अर्जुन का दोस्त। अर्जुन पहले से बेहतर है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसे कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तुम उसके दोस्त हो ना? तुम्हें पता है क्यों उसने अपने बीवी और बच्चे को मार डाला? हमने आसपास के लोगों से पूछा है, वैसे सबने कहा है कि उन दोनों में तो बड़ा प्यार था। सर सबकी तरह मैं भी शॉक्ड हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि अर्जुन और पायल की प्रेम कहानी का एक हिस्सा अधूरा था, और उस अधूरे हिस्से का आधा सच वीरेंद्र जानता था और आधा अर्जुन। 2 साल पहले हुए इस एक्सीडेंट ने अर्जुन को पैरालाइज्ड कर दिया। तेज रफ्तार से दौड़ती अर्जुन की जिंदगी अचानक रेंगने लगी। इस हादसे का अर्जुन, उसके मां बाप और पायल सब पर गहरा असर हुआ। रहने दो, मैं खिला रही हूँ ना। मैं खुद खा लूंगा। हाँ खा लोगे, लेकिन धीरे धीरे खाओ, भरने में वक्त तो लगेगा ना। अच्छा भी जिद मत करो, ये लो खाओ। अर्जुन, तू बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरे पापा की दुकान ठीक ठाक चल रही है, मंथन भी काम पर लग गया है और कुछ ही दिनों में अभिषेक भी काम पर जाना शुरू कर देगा। बेटा मायूस नहीं होते, देख तूने हमेशा इस घर को संभाला है, अभी हमारी बारी है। हम सब तेरे साथ हैं बेटा। डॉक्टर ने कहा है मेरी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया, मैं शायद कभी चल भी नहीं पाऊंगा। जो चीज अपने हाथ में नहीं होती ना, उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त हर जख्म भर देता है। वेरी गुड, क्या बात है, आज तो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह खा रहे हो। वैसे अर्जुन, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं वापस जॉब ज्वाइन कर लूं। अब तो विहान भी बड़ा हो गया है, तुम्हें क्या लगता है जॉब कर लूं? जानती हूँ तुम यही सोच रहे हो ना कि अब तुम्हारी वाइफ को जॉब करनी पड़ेगी, उसे घर चलाना पड़ेगा, यही सोच रहे हो ना? ऐसा ही तो है पायल। नहीं अर्जुन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम तुम्हारी अकेले की नहीं है अर्जुन, ये हम दोनों की प्रॉब्लम है और हम दोनों मिलके इसे सॉल्व करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें, जॉब को, विहान को, घर को, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगी, ट्रस्ट मी। अर्जुन को होश आ गया साहब जी। डॉक्टर का क्या कहना है? उन्होंने कहा 24 घंटे और रुक जाना चाहिए, और उसके बाद अगर थाने भी लेके जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कल ही बात करेंगे अर्जुन से। जायसवाल सर, अभी 1 दिन और लगेगा ये जानने के लिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। क्या पता शायद उससे पहले भी कुछ हुआ हो। सर हमने अर्जुन के रूम को दोबारा चेक किया था,
लेकिन फोर्स्ड एंट्री के कहीं कोई निशान नहीं मिले और अर्जुन ही एकमात्र ऐसा है जिस पर शक किया जा सकता है। अब पता ये लगाना है कि अर्जुन ने ऐसा किया क्यों। वैसे सर वजह कोई बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिससे पूछो वो यही कहता है कि पति पत्नी में बहुत गहरा प्यार था। पायल की सब इज्जत करते थे और पिछले 2 साल से पायल अपने पैरालाइज्ड पति की सेवा कर रहे थे। यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। अगर सच में ये सब कुछ अर्जुन ने किया है तो जिस पत्नी ने उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ी थी, ऐसा भी क्या हो गया होगा उन दोनों के बीच कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला, यहां तक कि अपने बच्चे को मार डाला, खुद को घायल कर लिया। शायद उसने खुद को मारने की कोशिश की होगी सर। अब या तो वो कामयाब नहीं हो पाया या फिर आधे रास्ते में उसकी हिम्मत टूट गई। ये केस भी आधे रास्ते में ही है जायसवाल, अधूरा है। कल अर्जुन की गवाही इस केस को पूरा करेगी। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। कैसा रहा दिन? अच्छा था। तुम्हारा? बहुत अच्छा। सीलिंग फैन से अच्छी दोस्ती हो गई है। क्या अर्जुन, फिर से नेगेटिव बात? सॉरी। अच्छा, मैं जल्दी से मुंह हाथ धोआती हूँ, उसके बाद साथ बैठ के चाय पियेंगे और फिर गार्डन जाएंगे। विहान का भी बहुत मन है। ओके। मैं अभी आती हूँ। एक हफ्ते से ना ऑफिस में वर्कलोड बहुत बढ़ गया। मैं तो बॉस को बोलने वाली हूँ, एक और प्रोग्रामर रख लो। सिंगल सैलरी में 2 लोगों का काम करा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। पायल, बोलो ना। कुछ चाहिए तुमसे, दोगी? इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो, बोलो। मुझे तलाक चाहिए। क्या हुआ अर्जुन, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ताकि तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ और अपनी जिंदगी जियो। पायल, तुम सिर्फ अभी 28 साल की हो। एंड एक्सेप्ट इट, मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। पायल, बहुत कर लिया तुमने मेरे लिए। मैं इस व्हील चेयर पर चल फिर सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूरत है इससे बेटर जिंदगी जीने की। यू डिजर्व इट पायल। तुम कोई लड़का ढूंढ लो या अपने पेरेंट्स से कहो तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले। अगर वो लड़का विहान को अपनाना चाहता है तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, और अगर नहीं, विहान मेरे साथ रहे, सब वर्कआउट हो जाएगा। फिर मम्मी पापा उसका ख्याल रख लेंगे, मैं भी नई जिंदगी मिल जाएगी। कितना कुछ सोच लिया ना तुमने अर्जुन। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे डिवोर्स मांगो तो मैं तुम्हें डिवोर्स देके किसी और से शादी करूं? यही तुम्हारे लिए सही है पायल। प्रैक्टिकल बनो और प्लीज मुझ पे तरस खाना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं तुम पे तरस खा रही हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, idiot। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें कब का छोड़ देता। हो गया उकसाना, लेकिन तुम जो कह रहे हो ना कभी नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। I need you अर्जुन। तुम्हें होना तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। इतनी जल्दी तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए अपने स्मार्ट सजेशंस ना अपने पास ही रखा करो, समझे? अर्जुन, तुमने उस रात अपने ससुर को फोन किया, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और तुमने सही कहा था। मैंने ही मारा अपनी बीवी और अपने बेटे को। और उसके बाद खुद को मारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए।
कमजोर पड़ गए, डर गए। जी। लेकिन अपनी बीवी को मार डाला, बच्चे को मार डाला, तब डर नहीं लगा? लगा था, डरा भी था, दुखी भी बहुत था। लेकिन मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। फिर मुझे लगा हम दोनों के बाद कौन ख्याल रखेगा उसका। हम दोनों के चले जाने के बाद अनाथ हो जाएगा मेरा विहान। ये सोचकर बहुत डर गया था मैं। अर्जुन, हमने जितने लोगों से भी बात की, सबने हमसे यही बताया कि अर्जुन पायल को कितना प्यार करता था, पायल अर्जुन को कितना प्यार करती थी। उस रात तो तुम अपनी 7th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपनी बीवी को मार डाला, अपने बच्चे को मार डाला, खुद की जान लेने की कोशिश की? मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं चाहता था कि पायल मुझे छोड़ दे, चली जाए मेरी जिंदगी से, पर वो नहीं गई। वो जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहती थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। फिर मार क्यों डाला उसे? जब उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, वो मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी, तो मेरे सारे डर दूर हो गए थे। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो मेरा जिंदगी भर साथ देगी। पायल, तुम्हारे प्यारे पतिदेव और मेरे प्यारे दोस्त जानती हो क्या कह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? थैंक यू किस बात के लिए? अरे शोरूम से लौटते वक्त रोज तुम्हें घर छोड़ता हूँ ना, उस वजह से एहसान करता हूँ मैं इन पे। अरे ऐसी बात नहीं है, बट आई रियली अप्रिशिएट इट। तू रहने दे भाई, फिलहाल मुझे पकोड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। इनको खाने के लिए तो मैं कहीं से भाग कर आ जाऊँ। अगर ऐसी ही बात है तो मैं शीतल को ही सिखा देती हूँ। शीतल तुम्हें और बच्चों को बना के खिलाया करेगी। शीतल की बस की नहीं है पकोड़े होकड़े बनाना। यार कुकिंग एक आर्ट होती है, हर किसी की बस की बात नहीं, और तुम्हारे हाथों में जादू है यार। अर्जुन यू आर लकी यार। तो फिर ठीक है, जब भी तुम्हारा पकौड़े खाने का मन करे ना, यहीं आ जाया करो। अरे और लो ना। अर्जुन तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं बाद में खाता हूँ। वीरेंद्र को खिलाओ। हाँ वीरेंद्र। कैसा अर्जुन? बस ठीक हूँ। वीरेंद्र पकौड़े बनाओ ना। अर्जुन समझाया यार अपनी वाइफ को, रोज एक ही सवाल पूछती बार बार। मैं देख रहा था वीरेंद्र और पायल नजदीक आ रहे थे। शक होता पर खुद को ही टोकता, कहता सिर्फ दोस्त हैं दोनों, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मुझे शक तो था, पर रहा सहा शक तब दूर हो गया जब पायल ने खुद आके मुझसे कहा जो उसके दिल में था। परेशान लग रही है? नहीं तो। कहना चाहती हो कुछ? अर्जुन तुमने कहा था ना कि मुझे अपनी लाइफ को लेके, मेरा मतलब है अर्जुन, मैं नहीं जानती थी कि मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई फीलिंग्स आएंगी या नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वीरेंद्र है ना वो, अंदाजा था मुझे खुद समझ में नहीं आया
ये सब हो गया। एक आप वीरेंद्र को पसंद करने लग गए। मैंने कहा था तुमसे मुझे छोड़ के चले जाने को, लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगे। उस दिन तुम दुनिया में सबसे बढ़कर हो गई थी मेरे लिए, मेरे जीने की उम्मीद बन गई थी तुम। अर्जुन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद कर पाऊंगी, किसी और को चाहने लगूंगी, उसके साथ शादी के बारे में सोच लूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जानता था तुम लोगों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई इस बात को छेड़ने की। मुझे डर था कि मेरा शक सही निकला तो मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना पड़ेगा कि तुम मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो। मुझे अकेला अधूरा छोड़ के उनकी बढ़ती नजदीकियां मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वीरेन मेरा दोस्त था, मैं उससे भी कुछ नहीं कह सकता था। वो रोज मेरे घर आता, पायल उसे देखकर मुस्कुराती। मैं सोचकर भी डरता था कि एक दिन पायल मुझे छोड़कर उसके पास चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरे विहान का ख्याल कौन रखेगा? जिंदगी भर एक अधूरापन सा सताएगा। वीरेंद्र का खुद का अपना परिवार था, वो अपना परिवार भी तोड़ रहा था। हम सबकी जिंदगी बिखेर रहा था वो। मन ही मन मुझे लगने लगा कि मेरी आखिरी एनिवर्सरी है पायल के साथ। तुमने अपनी बीवी, अपने बेटे को मारा है। जज्बात चाहे तुम्हारे जो भी रहे हो, लेकिन इस वक्त तुम हो एक खूनी। अपनी बीवी, अपने बेटे का गला तुमने अपने हाथों से घोटा, और जब अपनी जान पर आई तो हाथ कांप उठे तुम्हारे। डरा नहीं था मैं खुद को भी खत्म करने वाला था, इसीलिए दवाइयों का हैवी डोज लिया था। मैंने खुद पर वार करना शुरू किया, लेकिन रुक गया। मैंने इसलिए खुद को नहीं मारा ताकि आप लोगों को बता सकूं अपने गुनाह के बारे में। मुझे डर था कहीं मेरे माँ बाप या मेरे भाइयों पर मेरे गुनाह का इल्जाम ना आ जाए, इसलिए मैंने पायल के पापा को भी फोन करके बता दिया था। सर, मैं जीने की चाहत खो चुका हूं, सांस ले रहा हूं, जी नहीं रहा हूं। इस डबल मर्डर के लिए अर्जुन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस फाइल किया गया। उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे जमानत मिल गई। अर्जुन ने यह भयानक कदम सिर्फ इसलिए उठाया ताकि वो पायल को अपने आप से अलग होने से रोक सके, और इसी जुनून में अपने बेटे को भी खत्म कर दिया। ये सच्चाई जब अर्जुन के परिवार के सामने आई तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। पायल के पेरेंट्स ने विहान के आने के बाद बेटी और दामाद से हुए सारे गिले शिकवे भुला दिए थे, लेकिन अपनी बेटी और नाती की मौत ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया। अर्जुन का दोस्त और पायल का प्रेमी वीरेंद्र उसे खो चुका है, जिससे वो बहुत प्यार करता था, और साथ ही अपने दोस्त को भी, जिसके वो करीब हुआ करता था। हालांकि उसकी शादीशुदा जिंदगी वैसे ही चल रही है। उसकी पत्नी को कभी उसके अफेयर के बारे में पता ही नहीं चला। जैसे अर्जुन और पायल की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। पायल किसी और को चाहने पसंद करने लगी थी। वो एक नया रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन अर्जुन अपने पुराने रिश्ते को टूटते नहीं देख सकता था। एक दूसरे की बजाय अपने आप का ख्याल इस रिश्ते में तूफान ले आया, और सिर्फ रिश्ता ही नहीं मुरझाया, बल्कि इस रिश्ते से जन्मा फूल भी मुरझा गया। विहान। दूसरी तरफ थी वीरेंद्र की प्रेम कहानी, जिसने पायल के दिल में एक बार फिर से प्रेम जगाया, और अर्जुन के दिल में पायल को खोने का डर। जज्बातों की जंग में कभी किसी की भी जीत नहीं होती। अक्सर सभी कुछ ना कुछ खोते हैं, हारते हैं। रिश्तों में आई दूरी, जज्बातों में आई कड़वाहट जब हद से गुजरती है तो सिर्फ तबाही लाती है।
और उस रिश्ते से जुड़ा हर इंसान उससे आहत होता है। और सबसे बड़ा खामियाजा भुगतता है उस इंसान का परिवार, जिसके जहन में उस तबाही की यादें हमेशा के लिए रह जाती हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।